वेलकम टू कुमार टेक क्लासेज। दोस्तों, कुमार टेक क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश एक बार फिर से आपके लिए कुछ एसएससी जेईई के क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। आप हमारे क्वेश्चन के पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप कुमार टेक क्लासेज से प्राप्त कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन आयरन आर्क वेल्डिंग आर्गन इज़ यूज्ड फॉर। आयरन आर्क बिल्डिंग में आर्गन का यूज़ किस लिए किया जाता है? इन और फ्लक्स, सोर्स ऑफ हीट, एजेंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, सील टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम ऑक्सीडेशन। इसका आंसर होगा ये सील टू वर्क द फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ऑक्सीडेशन के लिए आर्गन आर्क बिल्डिंग में, जैसे ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, जैसे इसको TIG टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग और MIG बिल्डिंग को ही आर्गन आर्क बिल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन का जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड के रूप में, और उसका आर्गन के प्रजेंट जो इनर गैस होता है वो आर्गन होता है। ठीक है, इनर आर्गन के प्रजेंट में वो वेल्डिंग किया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो इस मटेरियल का वेल्डिंग करते हैं वो ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। ठीक है, जैसे अब TIG को देख लेते हैं। TIG जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। ठीक है, कंज्यूमेबल होता है। ठीक है, और ये MIG होता है जो कि कंज्यूमेबल होता है। और TIG वेल्डिंग है जो कि ये थिन शीट को वेल्ड करता है। ठीक है, इतना इसके लिए काफ़ी है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम। ठीक है, चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, लिक्विड मेटल्स, मेटलाइक एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कंपाउंड ऑफ सिल्वर। अब देखने से भी लग रहा है, नाम से भी, कि कंपाउंड ऑफ सिल्वर मीन्स क्या है? मेटल का पार्ट है। मेटल का पार्ट जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर हम उसको, वो हीट होता है, हीट होने के बाद उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाता है। मतलब रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में। ठीक है, इस कंडीशन में ये होता है। और लिक्विड मेटल्स में भी ये मेटल्स है, तो ये मेटल में आता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मेटलिक एलॉयज भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स क्या हो गया? जैसे हम हीट करेंगे उसका रेसिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? घटेगा, तो वो कंडक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के कंडीशन में आता है। सेमी कंडक्टर भी इसमें ही आता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर इसमें भी आता है और इंडक्टर भी इसी में आता है। ठीक, इंडक्टर नहीं, ये इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर भी इसमें ही आता है। ठीक है, चलते हैं हम फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, द पाइप अर्थिंग सिस्टम लेंथ ऑफ द GI पाइप इज अबाउट 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट। ये होगा जो कि 10 फीट होगा। अब सिस्टम लेंथ GI अर्थिंग पाइप कितना के लिए? 10 फीट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे के लिए क्वेश्चन। द कैपेसिटर प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट इज एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, नॉन ऑफ दीज। इसमें जो प्रीफर किया जाता है वो माइका कैपेसिटर किया जाता है, क्योंकि माइका कैपेसिटर जो होता है कि इसका रेसिस्टेंस लो होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस लो होने के कारण इसका क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर मेरा क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर इसका ज़्यादा होता है। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है, तो ये और कंडीशन से होता क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या कहते हैं, वो ये डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, इसीलिए इसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस ही हाई होता है, तो ये लो होता है, जिसके कारण क्वालिटी फैक्टर हाई हो जाता है। इसलिए इसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए प्रीफर्ड इसी को माइका किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस। अब डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? तो ऐसे हम देख लेते हैं। ठीक, क्या होता है फार्मूला? Q=CV होता है। तो हमको निकालना क्या है? C=Q/V। Q को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? Q और IT के फॉर्म में तोड़ेंगे। V को क्या लिख सकते हैं? V मेरा क्या है? VW/Q लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं IT को, तो IT ही के टर्म में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं IT × Q/W। तो W को क्या तोड़ सकते हैं? FS। IT ये IT इंटू Q, फिर क्या है? ये IT हो गया। ठीक है, अब W को FS के टर्म में तोड़ेंगे, तो F का IT का क्या हो जाएगा? तो IT का हम I ही ले सकते हैं। I का मतलब I का स्क्वायर, और T का क्या होगा? T का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब F मेरा जो हो गया, F का कितना हो गया? MLT - 2। ये याद रखना होगा, फोर्स का याद रखना, MLT - 2।
ये हो गया, और ये एस क्या हो गया, एस मेरा डिस्टेंस हो गया। एस डिस्टेंस का क्या लिख सकते हैं, एल ले सकते हैं, एल एल लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जो कि मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो क्या गया, अब एम को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो एम को ऊपर ले जाते हैं, क्या हुआ, एम एम माइनस वन, एम माइनस वन। अब एल कितना हुआ, एल माइनस टू, एल माइनस टू हो गया। अब टी कितना होगा, टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। अब आई कितना हो जाएगा, आई टू हो जाएगा। तो ये हो गया एम माइनस वन, एल माइनस टू, टी टू द पावर फोर, आई स्क्वायर। तो आई को हम ए भी लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। द अनडिजायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेजरिंग सिस्टम इज, अनडिजायरेबल मतलब जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, वो ख़राब चीज़ है। और डेड जोन, डेड जोन भी हमको नहीं चाहिए। डेड जोन मीन्स क्या हो जाता है कि हम इनपुट देते हैं, इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट हम कितना भी इनपुट दिए लेकिन उस जोन के अंदर हमको कोई आउटपुट नहीं मिला। तो ये जोन क्या हो गया, ये हो गया मेरा डेड जोन, ठीक है, ये डेड जोन हो गया। नॉन लीनियरिटी भी नहीं चाहिए, सिस्टम लीनियरिटी भी हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस हमारे लिए सही है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। द स्प्रिंग मटेरियल यूज्ड इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। स्प्रिंग मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल डिवाइस में अगर स्प्रिंग को हम यूज करेंगे तो शुड बी नॉन मैग्नेटिक, शुड हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, शुड हैव लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, शुड बी नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं पे इसका यूज कर रहे हैं स्प्रिंग का कंट्रोल डिवाइस में, अगर वो मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में आने से वो इस स्प्रिंग का भी कुछ असर कम हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं हीट भी हुआ है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस भी इसका कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, इसके लिए सब चाहिए, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए। द स्ट्रे इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, स्ट्रे इफेक्ट को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, मेकिंग यूज ऑफ एन इंडक्टेंस, कनेक्टिंग ए रेसिस्टेंस इन सीरीज, शिल्डिंग एंड ग्राउंडिंग, एंड यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर। तो इसको कर सकते हैं शिल्डिंग एंड ग्राउंडिंग। ऐसे इसका यूज किया जाता है एसी ब्रिज में, ठीक है। एसी ब्रिज में अगर हम यूज करते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस का, तो उसको क्या करते हैं हम, स्ट्रे कैपेसिटेंस इफेक्ट आ जाता है एसी ब्रिज में, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हमको शिल्डिंग और ग्राउंडिंग किया जाता है उस कोई कैपेसिटर को, ठीक है। तो उसके बाद क्या कंडीशन हो जाता है, अब ग्राउंडिंग हो जाता है, तो वो हमारा कैपेसिटेंस जो वहाँ पे जनरेट हो रहा है वो मेरा कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो जाएगा, जिसके कारण से मेरा ये स्ट्रे इफेक्ट कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया शिल्डिंग एंड ग्राउंडिंग। शिल्डिंग मतलब क्या होता है, अगर हम उस जगह को यहाँ पे कुछ है, ठीक है, और इसके कारण ये कोई कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे के कारण कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है, इसके इसके साइड भी हम जैसे लगा देंगे, ठीक है, तो वो मेरा हो जाएगा शिल्डिंग, ठीक है, उस कंडीशन में। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जर्मेनियम हैविंग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड एनर्जी गैप एट कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है, कितना। तो जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है वो क्या होता है, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है कितना, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड होता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर मोबिलिटी क्या होता है, V/E होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हो गया जर्मेनियम का। और सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का होता है 1800 के आसपास, ठीक है, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है, ये मेरा सिलिकॉन का हुआ। तो हमको क्या पता चला कि जर्मेनियम का जो होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हाई होता है। एक तो मिल गया एनर्जी गैप, एनर्जी गैप देख लेते हैं। एनर्जी गैप जो जर्मेनियम का होता है क्या होता है, एनर्जी गैप जर्मेनियम का अगर हम चेक करेंगे तो 0.78 होगा, ठीक है। ये कितना पर होगा, 300 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री पे होगा, ठीक है, 0 डिग्री पर 0.72 होगा 0 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी 300 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, 300 डिग्री टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। ये ईजी इसका जर्मेनियम का हो गया। अब हम ईजी देख लेते हैं इसका, किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का ईजी अगर हम चेक करेंगे तो सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा मेरा ये 1.21 हो जाता है किस पे, ये हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये मेरा क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा मेरा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मेरा क्या हुआ, एनर्जी गैप जो हुआ, एनर्जी गैप सिलिकॉन का ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ, मोबिलिटी ऑफ जर्मेनियम का मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और एनर्जी गैप जो होगा कम होगा। तो मेरे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाई एंड लो, ठीक है। चलते हैं फिर हम दूसरे क्वेश्चन के लिए। विच आई रूल टेल अबाउट द कोटेशन नोटिस, कोटेशन नोटिस हमको कौन सा आई रूल कहता है।
रूल नंबर 29 हमको कहता है, ये क्या रूल नंबर 29 कहता है हमको प्रोटेक्शन, इंस्टॉलेशन और क्या होता है, हम उसको मेंटेनेंस के लिए कोई इक्विपमेंट को हम किस तरह से रखते हैं, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, ये सब के बारे में रूल नंबर 29 कहता है कि कैसे हम कोई इक्विपमेंट को रखे हैं। ठीक है, और हम 68 को देख लेते हैं थोड़ा, प्रोटेक्शन एज टू ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ एनर्जी। मतलब क्या होता है, एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें और प्रोटेक्शन कैसे करें। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो हो गया। और आई रूल 32 मेरा क्या कहता है, 32 कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ न्यूट्रल। ठीक है, कंडक्टर, अर्थ और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर के बारे में ये 32 कहता है। 35 जो हमको कहता है, कोटेशन नोटिस जो देता है, रूल नंबर 35 देता है हमको। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए। द मेन रेलवे एक्सेलरेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड कितना होता है, 3 to 5, 0.6 to 0.8, 1.5, 4। ये जो होता है मेन लाइन रेलवे का एक्सेलरेशन होता है जो कि कम होता है, 0.6 to 0.8। यही अर्बन और सब अर्बन का एक्सेलरेशन जो होता है इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्लेस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, गैसियस डिस्चार्ज, सेकेंडरी इमिशन, फास्फोरेंस, थर्मोनिक इमिशन। ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है गैसियस डिस्चार्ज पे काम करता है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें दिया जाता है, ये ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो यहाँ पे हमको क्या होता है, गैस डिस्चार्ज होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर मूव करने लगता है, जो कि यूवी, उसके कारण क्या होता है, यूवी लाइट जनरेट होता है। यूवी लाइट जनरेट होता है। यूवी लाइट तो हम लोग के लिए ख़राब है, इसके लिए क्या किया जाता है, इस पे जो स्क्रीन वो होता है, शीशा होता है, शीशा पे एक कोटिंग किया जाता है जो कि फॉस्फर कोटिंग किया जाता है, फॉस्फर का कोटिंग होता है। ठीक है, वो फॉस्फर का कोटिंग किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमको, प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्लेस, तो गैसियस डिस्चार्ज मेथड जो होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है। ठीक है, चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए। द ब्रेक टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मशीन, ब्रेक टेस्ट एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन के लिए कौन सा मेथड उसके सेम है। इसमें हो जाता है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, एन इनडायरेक्ट मेथड, ए डायरेक्ट मेथड, ए रीजनरेटिव मेथड, नन ऑफ दिस। ये जो होता है डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं होता क्या। इसमें क्या होता है, डीसी मशीन का जो पुली होता है, पुली से हम एक रस्सी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक रस्सी कनेक्ट कर लेने के बाद हमको क्या होगा, रस्सी के थ्रू हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग लगाने से इसको क्या करते हैं, पूरा बांध देते हैं इधर से। ठीक है, और उसके बाद एक साइड करते हैं, कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ वेट इधर से लटका देते हैं। ठीक है, वेट लटका देते हैं और उसको इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमको पुली को। ठीक है, तो उस अनुसार से हमको मेरा जो कितना एफिशिएंट है वो हमको ये इस पे पता चल जाएगा, कितना पावर दे रहा है। ठीक है, मतलब कितना फोर्स लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है वो। ठीक है, वो हमको पता चल जाएगा इस स्प्रिंग में कितना खिंचाव है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा। तो ये क्या देगा, मेरा एफिशिएंसी चेक करने के लिए डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, अरे यार, चलते हैं क्वेश्चन, हाँ चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सिंक्रोनस मोटर का हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स करके। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ रोटर पोल्स को रिवर्स करके। ठीक है, सप्लाई फेज सीक्वेंस को रिवर्स करके, नन ऑफ दिस। तो हम उसको डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, सप्लाई फेज सीक्वेंस को हम रिवर्स करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये कंडीशन सिंक्रोनस मोटर का भी है और इंडक्शन मोटर का भी यही कंडीशन है। ठीक है, दोनों के लिए यही होता है कि हम उसके फेज सीक्वेंस को चेंज करें। जैसे आर वाई वी है, जिसके फेज सीक्वेंस को क्या कर देंगे, आर वाई वी इस कंडीशन में अगर मेरा रोटेट कर रहा है तो आर बी वाई के टर्म में अगर मेरा आ जाएगा तो वो मेरा फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क दैट ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी डेवलप विदाउट लूजिंग इट्स सिंक्रोनिज्म इज नॉन एज पुल आउट टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, स्लीप टॉर्क, नॉन सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। ठीक है, इसके लिए जो क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क हम कितना अप्लाई कर सकते हैं कि वो बिना सिंक्रोनिज्म लॉस किया है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क कितना लगा सकते हैं कि सिंक्रोनिज्म उसका लॉस ना करे। ठीक है, तो वो टॉर्क जो होता है पुल आउट टॉर्क, हम मैक्सिमम इतना टॉर्क लगा सकते हैं उस पर। ठीक है, जो कि सिंक्रोनिज्म लॉस ना करे। ठीक है, तो उस कंडीशन में
चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए हम। द प्रोटेक्टिव डिवाइस which reduce the stiffness of the wave front of the surge by absorbing surge energy is called surge diverter, surge absorber, switching surges, earth screen। ये जो होता है सर्ज एब्जॉर्बर का काम है, ठीक है। सर्ज एब्जॉर्बर जो होता है रिड्यूस करता है स्टिफनेस ऑफ द वेव फ्रंट, रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ द वेव फ्रंट, ये इसका काम है। और हम ये क्या होता है सर्ज डाइवर्टर एक तो होता है, सर्ज डाइवर्टर को हम सर्ज एरिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है अलग अलग तरीका, डिफरेंट तरीका है, हमको प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज किया जाता है सर्ज के लिए। एक अलग क्लासेज में हम इसके बारे में बताएंगे, जितना भी सर्ज तरह का एब्जॉर्बर डाइवर्टर 3-4 टाइप का होता है, हॉर्न गैप ये सब जो होता है उसके बारे में हम अलग क्लास में बता देंगे, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज फॉर वोल्टेज बिटवीन, रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग जो यूज किया जाता है वो कितना वोल्टेज के बीच यूज किया जाता है। रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग 3.3 किलो वोल्ट टू 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट टू 66 किलो वोल्ट, नन ऑफ दीज। तो ये जो रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग मेरा यूज किया जाता है 3.3 किलो वोल्ट टू 11 किलो वोल्ट, ये कभी कभी जेई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एलएमआरसी में तो एक बार पूछ दिया था ये क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट आर.के. राजपूत से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। ये बुक चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए। जियोथर्मल प्लांट इज सुटेबल फॉर बेस लोड, पीक लोड, बोथ, नन ऑफ दीज। जियोथर्मल पावर प्लांट है जो मेरा बेस लोड पे सुटेबल है। अब ये बेस लोड पे सुटेबल क्यों है? बेस लोड पे मेरा कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट मेरा बेस लोड पे काम करता है, और मेरा कौन सा थर्मल पावर प्लांट बेस लोड पे काम करता है, फिर मेरा हाइड्रो पावर प्लांट बेस लोड पे काम करता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट बेस लोड पे काम। अब ये जियोथर्मल क्या होता है? जियोथर्मल जो अर्थ के अंदर से, अर्थ क्रस्ट के अंदर से जितना हीट आता है उस हीट को हम क्या करते हैं, उस हीट अर्थ के अंदर जो वाटर हीट होता है वो हीट को हम लेके हम इसके थ्रू हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये मेरा यहाँ पे बॉयलर का काम करता है। जैसे हम ये इसमें थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर हो गया और इसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर हो गया, उसका काम ये करता है अर्थ, ठीक है। तो इसके थ्रू हम यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके हम क्या करते हैं, वो टरबाइन को घुमाते हैं। और ये जो हम होता है ये तो हमेशा होते रहता है। बेस लोड पर होता क्या है तो उसका यूज हम हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बेस लोड पे काम करता है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 5 बैंड रेसिस्टर, मतलब 5 बैंड रेसिस्टर, ठीक है। इसका इतना के लिए हम 5 बैंड रेसिस्टर का यूज करके कलर कोड के लिए कौन कौन सा कलर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेसिस्टर जो होता है वो कितने कितने बैंड का होता है। रेसिस्टर जो मेरा होता है 4, 5, 6 बैंड का होता है, ठीक है। तब हम देख लेते हैं इसका बैंड, ठीक है। बैंड जो होता है वो कलर के रूप में रेसिस्टर पे डिनोट किया हुआ रहता है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो उसका रेसिस्टेंस क्या है और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ये सब क्या है, ये सब हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं, ठीक है। अब पहले बैंड में जो होता है, पहले से 1, 2, 3, अगर ये हम 6 बैंड का लेते हैं तो 1 से 3 बैंड तक जो होता है मेरा रेसिस्टेंस का नंबर डिनोट करता है, 1, 2, 3 बैंड तक हम उसको लेते हैं, ठीक है। अब हम उसको टेबल में भी बता देंगे। और चौथा जो होता है उसके मल्टीप्लायर के रूप में, उसके पे पावर आने के लिए होता है, ठीक है। और 5वां जो होता है वो टॉलरेंस के रूप में होता है, ठीक है। और छठा जो होता है मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में, टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में होता है, ठीक है। इसका हम ऐसे जो भी होता है इसके बारे में किसका कौन कलर के लिए क्या लिया जाएगा उसका हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे उसका नोट्स, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं, इजी वे में आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और जनरली हम देखते हैं कि 4 बैंड का ही देखते हैं हम कि रेसिस्टर। 4 बैंड में क्या होता है 2 डिजिट तक ही हमको लिया जाता है, तीसरा डिजिट जो होता है 2 डिजिट तक ही लेते हैं, और तीसरा डिजिट जो होता है जो कि मल्टीप्लायर के रूप में होता है, और चौथा डिजिट जो होता है जो मेरा क्या हो जाता है टॉलरेंस के रूप में होता है, ठीक है। तब हम इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हम देख लेते हैं कि ब्लैक, इसमें क्या होता है कौन से के लिए कौन सा कलर लिया जाता है। ब्लैक के लिए हमको 0 लेते हैं, ब्राउन के लिए हमको क्या लेते हैं, ब्राउन के लिए 1 लेते हैं, और फिर मेरा क्या होता है रेड के लिए 2 लेते हैं, ठीक है। रेड के लिए 2 लेते हैं, फिर ऑरेंज के लिए क्या होता है 3 लेते हैं। अब सब क्या है मेरा 3 है, ठीक है। 3 होते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा डिजिट, मतलब ये 0 से 9 तक आता है, मतलब एक टर्म पहला टर्म के लिए क्या आ गया 3 आ गया, 3 आ गया तो मेरा क्या होगा ऑरेंज हुआ पहला, और दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी ऑरेंज हो गया, तीसरा भी ऑरेंज हो गया। अब पावर इस पर कितना है 10 टू दी पावर
3 है, तो इस पर पावर भी क्या होता है, मल्टीप्लायर के रूप में भी 10⁻³ रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लायर 10⁻³ रहेगा, क्या है, तो ये भी ऑरेंज हो जाएगा। अब परसेंटेज बेंड कितना है, 5%, 5 परसेंटेज कितना है, परसेंटेज 5 है, तो 5 देखिए ये जो होता है आपका क्या होता है, टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस 5% के लिए मेरा क्या आएगा, 5% के लिए गोल्ड आ जाएगा, 10% के लिए आपका सिल्वर आ जाएगा, अब 20% आ जाएगा अगर कोई कलर नहीं रहेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5%, तो मेरा क्या आ गया, ऑरेंज 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 और गोल्ड। इसके लिए ऑप्शन मेरा डी सही हो गया, ठीक है। आप इसके लिए इसका पूरा डिटेल कलर कोड के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव लो करेसिव हाई सस्पेक्टिबिलिटी बोथ ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंडीशन होना चाहिए कि हमको क्या है, वो जब उसमें करंट जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कब डेवलप हो, जब उसमें करंट जाए, करंट जाने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाए, ठीक है। हमेशा के लिए मैग्नेटिक फील्ड ना रहे, तो उस कंडीशन में क्या है, तो उस कंडीशन में उसका कोरेसिविटी जो होना चाहिए मेरा लो होना चाहिए, ठीक है, उस कंडीशन में। क्योंकि कम मैग्नेटिक कोरेसिव मेरा क्या हो जाता है कि बिना मैग्नेटिक फील्ड में गए हुए कोरेसिविटी, जैसे ये हिस्टेरेसिस लूप का डायग्राम देख लेते हैं हम, ये हुआ, ठीक है, ये डायग्राम हुआ, ठीक है। तो ये मेरा कोरेसिविटी हो गया H, कोरेसिविटी ये हो गया H हो गया कोरेसिविटी, और ये मेरा B हो गया, सॉरी ये हो गया कोरेसिविटी ये, और ये हो गया क्या, रिटेंटिविटी कोरेसिविटी। मतलब कितना का मैग्नेटिक फील्ड में डाले हुए, निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड में डाले हुए वो मेरा मटेरियल नॉन मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है, कितना कम। मतलब क्या है, हमको अगर ये ज़्यादा होगा, कोरेसिव ज़्यादा होगा, तो हमको निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड में डालना होगा, तब मेरा वो क्या हो जाएगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर रहे हैं तो ये हमको कम चाहिए, जिसके कारण से हमको क्या होता है, लो कोरेसिव मटेरियल चाहिए। हाई सस्पेक्टिबिलिटी इसलिए चाहिए कि हाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करे, ठीक है। B=μH होना चाहिए। तो म्यू के क्या होता है, म्यू को हम लिख सकते हैं सस्पेक्टिबिलिटी, तो हाई म्यू चाहिए हमको, म्यू हाई चाहिए तो हमको क्या चाहिए, सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, μ-1 होता है। तो ये हमको अगर हाई होगा तो सस्पेक्टिबिलिटी भी मेरा हाई होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा दोनों बोथ ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में जो कि इसी तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। आप अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।